मित्रों, स्वागत है आप सबका सिविल सर्विस स्क्वायर में। मेरा नाम है अवनीश विनोदानंद पाठक और आज हम आपके सामने फिर से प्रस्तुत हैं लेके इंडियन हिस्ट्री के रिवीजन क्लास को। और अभी तक जो हमने पढ़ा, हमने देख लिया किस तरह से अंग्रेज़ भारत आए, किस तरह से मुग़लों का पतन हुआ और किस तरह से मुग़लों के पतन के साथ साथ ही इंडिपेंडेंट रियासतें बननी शुरू हो गई, जैसे कि बंगाल, हैदराबाद, अवध। और अब हम देखेंगे धीरे धीरे ये जो रियासत हैं, जो इंडिपेंडेंट रियासत बन रहे हैं, धीरे धीरे वो रियासत अपना इंडिपेंडेंट प्रभुत्व जमाएंगे और अब अंग्रेज धीरे धीरे इन पे जाके अपना कंट्रोल जमाने की कोशिश करेंगे। इसके आगे के लेक्चर्स अगर आपको देखने हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके सर्च कर सकते हैं। चैप्टर 1 से मॉडर्न हिस्ट्री का रिवीजन शुरू हो चुका है, आप देख सकते हैं। छोटे छोटे लेक्चर्स में मैंने कोशिश किया है पूरा का पूरा फैक्ट और स्टोरी वाइज उसको समझाने की कोशिश की है। और मैं आपको बता दूं, जो हम मटेरियल ला रहे हैं वो हमने लूसेंट और स्पेक्ट्रम इन दोनों से मिक्स किया है। लूसेंट के फैक्ट्स डाले हैं और स्पेक्ट्रम के कहानी को जो है इसमें समाहित करने की कोशिश की है। ये आपका किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बीट यूपी पीसीएस, आरओ बीपीएससी और वन डे एग्जाम। अगर आप इसको देख लेते हैं, एक बार स्टोरी समझ लेते हैं, तो वन डे एग्जाम्स में आपके हिस्ट्री के क्वेश्चन छूटने के चांस ना के बराबर हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अब जो सबसे पहले इंडिपेंडेंट राज्य उभर के आया वो था बंगाल। बंगाल के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, बंगाल पहले भी मैंने आपको पढ़ाया था कि बंगाल को अंग्रेजों के लिहाज से भारत की चाबी कहा गया है। आइए देखते हैं बंगाल में क्या कुछ हो रहा था उस वक्त। देखिए, बंगाल के जो संस्थापक हैं वह मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान बंगाल के संस्थापक थे। पहले इसकी राजधानी ढाका थी, लेकिन बाद में इसकी राजधानी मुर्शिदाबाद कर दी गई। और हुआ क्या कि देखिए, जब एक बार विद्रोह शुरू हो जाता है, जब मुगल साम्राज्य में ही विद्रोह शुरू हो गया, तो धीरे धीरे बंगाल में भी विद्रोह शुरू हो गया। इनके टाइम में 3 विद्रोह हुए, आप याद रखेंगे। एक सीताराम राय, उदय नारायण और गुलाम मोहम्मद का विद्रोह, एक शुजात खान का, एक नजात खान का। ये तीनों विद्रोह आप याद रखेंगे मुर्शीद कुली खां के रिस्पेक्ट में। दोस्तों, जब मैंने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना शुरू किया था तो मेरे एक मित्र ने मुर्शीद कुली खां से ही शुरू किया था, जब उन्होंने मुझे समझाया था। तो इसलिए मुर्शीद कुली खां मुझे ऐसा लगता है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आइए चलते हैं। विद्रोह दबाने के बाद इन तीनों जगह की जिम्मेदारियां अपने कृपा पात्र, यानी जिन पे वो भरोसा करते थे, रामजीवन को दे दिया। ठीक है। अब क्या हुआ कि मुर्शीद कुली खान के बाद क्रमशः सुजाउद्दीन व सरफराज नवाब बने। नवाबों का क्रम चलता रहा, अभी तक सब कुछ नॉर्मल चलता आ रहा है। लेकिन सरफराज को घेरिया के युद्ध में हराकर अली वर्दी खां, बिहार के जो उस वक्त सूबेदार थे, बंगाल का नवाब बन जाता है। तो जो अलीवर्दी खां है, जो अभी तक बिहार का सूबेदार था, क्योंकि बंगाल प्रोविंस में बिहार भी एक सूबा आता था, तो वहां जो है अलीवर्दी खां उसको हरा के, सरफराज को, बहुत ताकतवर नहीं था ये, बहुत स्ट्रॉन्ग किंग नहीं था ये, तो उसको हरा के बिहार का सूबेदार अलीवर्दी खां बन जाता है बंगाल का नवाब। अब देखिए, अलीवर्दी खां ने एक तुलना की है। तो अलीवर्दी खां ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से करते हुए कहा है कि यदि उन्हें न छेड़ा जाए तो वे शहद देंगी और यदि छेड़ा जाए तो काट काट कर मार डालेंगी। देखिए, अभी तक अंग्रेजों का जो पॉलिसी थी, अंग्रेजों का जो तरीका था, वो बहुत स्पष्ट नहीं था। तो सबको लगता था अगर उन्हें उनके व्यापारिक मंसूबे में छेड़ा ना जाए तो वो हमें व्यापारिक फायदा देंगे, लेकिन अगर छेड़ा जाए, लड़ाई की जाए, तो वे उत्पात मचाएंगे। तो ये अलीवर्दी खां का एक स्टेटमेंट है जो कभी कभी पूछा गया है एग्जाम्स में सीधे स्टेटमेंट के रूप में। अब देखिए, अलीवर्दी खां के बाद आता है घटनाक्रम में चेंज। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अलीवर्दी खां के बाद 1756 में सिराजुद्दौला शासक बना। अब कैसे बना सिराजुद्दौला? देखिए, अलीवर्दी खान को कोई पुत्र नहीं था। ठीक है। अलीवर्दी खान की 3 पुत्रियां थीं, जिसमें से एक का विवाह उसने पटना के नवाब से करवाया था, पटना के सूबेदार से, एक ढाका और एक पूर्णिया। जी हाँ, उस टाइम पूर्णिया भी बंगाल प्रोविंस का एक रियासत था। तो लेकिन अलीवर्दी खां को सबसे प्रिय थे पटना के, जो बेटी उनकी पटना में ब्याही थी, उनका पुत्र था सिराजुद्दौला। वो उनको बहुत प्रिय थे और वो उन्हीं को बनाना चाहते थे और बना भी दिया था। लेकिन होता क्या है कि अपनी संतान न होने के कारण ढाका और पूर्णिया, इन दोनों में जिन बेटियों का ब्याह हुआ था, इनके भी अपने अपने मंसूबे थे। इन्हें भी लग रहा था कि क्योंकि जिनका ब्याह ढाका में हुआ था वो सबसे बड़ी थी, उन्हें लग रहा था उनका पुत्र दावेदार होना चाहिए। ये घसीटी बेगम है। जो पूर्णिया में थे,
शौकत जंग, उनको लग रहा था उनका होना चाहिए। तो ये जो जिसको आप कह सकते हैं कि थ्रोन के लिए, गद्दी के लिए जो पारिवारिक मतभेद था वो बहुत हाई लेवल पे था। कितने हाई लेवल पे था आपको मैं देखने को बताऊंगा कि इस गद्दी को पाने के लिए आप एक युद्ध का यहां चर्चा आता है। 1756 में होता है मनिहारी का युद्ध। 1756 ईस्वी में होता है मनिहारी का युद्ध। मनिहारी बिहार के ईस्टर्न पार्ट में एक प्रांत है, एक छोटा सा जगह है। तो मनिहारी अब वो मॉडर्न बिहार का हिस्सा है। तो 1756 में मनिहारी का युद्ध भी गद्दी के कारण हुआ, जहां पूर्णिया के नवाब शौकत जंग और सिराजुद्दौला में आपस में भिड़ंत हुई, लेकिन अंततः सिराजुद्दौला को फाइनली बना दिया गया नवाब। और ये जो हर युद्ध में हारने के बाद जो हार की कसक थी, ये निकालेंगे ये लोग बाद में, ये आपको हम आगे दिखाएंगे। तो हुआ क्या कि अलीवर्दी खान के बाद 1756 ईस्वी में सिराजुद्दौला शासक बन गया। इसके कई विरोधी थे, मैंने आपको बता दिया कि इसके कई विरोधी थे, जैसे पूर्णिया का नवाब शौकत जंग, हमने आपको मेंशन किया। इसकी मौसी घसीटी बेगम, ये ढाका से थी। सेनापति मीर जाफर, अब मीर जाफर के भी अलग मंसूबे थे। मीर जाफर को लगता था इसको बनना चाहिए नवाब। देखिए, जब कोई गद्दी खाली हो रही होती है तो उस पर हर वो नज़र, आप अगर एंशियंट हिस्ट्री पढ़ेंगे तो सबसे ज़्यादा बार अगर किसी राजा को मारा है तो उसके निकटतम प्रतिद्वंदी और उसके करीबी ने ही मारा है, ठीक है, चाहे धोखे से या किसी युद्ध में। तो ये आपको देखने को मिलता है मॉडर्न हिस्ट्री में भी। और जगत सेठ और राय दुर्लभ, ये धनी व्यक्ति लोग थे और ये कुछ दावेदार लोग थे। तो ये सिराजुद्दौला के, जिसको कह सकते हैं आपकी कट्टर प्रतिद्वंदी और दुश्मन थे। इनका नाम आप नहीं भूलेंगे क्योंकि ये आगे एक युद्ध में मेंशन होगा। चलिए चलते हैं आगे। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता की, अब देखिए नवाब सिराजुद्दौला थोड़े से, जिसको कह सकते हैं कि उनको नहीं पसंद था अंग्रेजों का ज़्यादा इंटरवेंशन अपने राज्य में। तो अंग्रेजों ने उस टाइम क्या किया, कलकत्ता की किलेबंदी की, कलकत्ता की किलेबंदी करनी शुरू कर दी। नवाब के आदेशों की अवहेलना शुरू कर दी। विरोधियों को शरण देना शुरू किया जो नवाब के विरोध में थे, यानी इन लोगों के करीबी लोगों को। नवाब को कासिम बाजार फैक्ट्री के निरीक्षण से इनकार, मतलब नवाब कासिम बाजार के फैक्ट्री का निरीक्षण करना चाहते थे, क्या सही चल रहा है क्या गलत चल रहा है, उससे इनकार कर दिया। तथा नवाब द्वारा दिए गए दस्तक का दुरुपयोग करने के कारण अब क्या है, मनमुटाव बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा। लेकिन उसी टाइम क्या हुआ, नवाब ने फोर्ट विलियम का घेराव कर अंग्रेजों को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर दिया। ये 20 जून 1756 की घटना है। उस टाइम का गवर्नर रॉजर ड्रैक था। देखिए, ये जो 20 जून 1756 है ना, मैं आपको बता दूं, इंडियन हिस्ट्री में भारतीयों के इतिहास से हम इसे जितना भी कम पढ़ें, इंग्लिश पीपल, उस टाइम जो ब्रिटिश रूल था, उन्होंने राज करने के लिए इस डेट का इस्तेमाल हर युद्ध में अपने सैनिकों को सुलगाने से लेके अपने राजनीतिक मंशा को ऊपर बढ़ाने तक इस डेट में हुए घटना का बार बार जिक्र किया। यहां तक कि उन्होंने इस पे किताब भी लिखा। इस घटना पे हम आपको आगे एक्सप्लेन में बताएंगे कि इस दिन हुआ क्या था। तो आप ये डेट बिल्कुल नहीं भूलेंगे, एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है। और मैं यहाँ इसे सस्पेंस के तौर पे इसलिए छोड़ रहा हूँ कि आगे इसे मैं एक्सप्लेन करूंगा, ताकि तब तक आपके जहन में ये डेट फिक्स हो जाए। अब कलकत्ता का नाम बदलकर अलीनगर कर देता है सिराजुद्दौला, तथा माणिक चंद्र को कलकत्ता सौंप देता है। अब कलकत्ता का नाम बदल के हो गया अलीनगर, ठीक है, और माणिक चंद्र को कलकत्ता सौंप देता है। अब हुआ ये, उसी वक्त मद्रास प्रेसिडेंसी से रॉबर्ट क्लाइव व एडमिरल वॉटसन के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना आई। मैंने आपको बताया था कि रॉबर्ट क्लाइव, शुरुआत में भी मैंने बताया था कि रॉबर्ट क्लाइव बहुत ही तेज तर्रार सेनापति और डिप्लोमेट था। माणिक चंद्र ने कलकत्ता क्लाइव को सौंप दिया। उसने माणिक चंद्र से डील की और कलकत्ता क्लाइव को सौंपना पड़ा। अब हुआ अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1957 को। यह होता है क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच, ये बहुत इंपॉर्टेंट संधि है। अब इसमें हुआ क्या क्या, अंग्रेजों को कलकत्ता के किलेबंदी की अनुमति प्राप्त हुई। सारे क्षेत्र में व्यापारिक एकाधिकार पुनः प्राप्त हो गए अंग्रेजों को। नवाब द्वारा युद्ध की क्षतिपूर्ति तक दी गई। बदले में कंपनी नवाब के विरोधियों को शरण नहीं देगी। बस कंपनी ने इतना सा किया था कि हम आपके विरोधियों को शरण नहीं देंगे, लेकिन उनके जो पुराने सारे व्यापार थे और जो भी उनका तरीका था किलेबंदी का, उन्हें वापस उन्होंने रिस्टोर कर लिया। तो इन सब कारणों से क्या हुआ कि धीरे धीरे अंग्रेजों के प्रति सिराजुद्दौला के मन में नफरत तो थी ही, ये और प्रगाढ़ होती चली गई, क्योंकि जितना कंट्रोल बचा था वो भी लेके चला गया क्लाइव। अब यहां पर होता है प्लासी का युद्ध। दोस्तों, जो प्लासी है, प्लासी भी बोलते हैं इसको इंग्लिश में, प्लासी जो है बंगाल के पास एक जगह है, बंगाल में एक जगह है। 23 जून 1757
को प्लासी का युद्ध हुआ, या ये प्लासी का युद्ध आप बचपन से आज तक पढ़ते आए हैं और ये सच में बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है, पर ये युद्ध ग्राउंड पे कभी ढंग से हुआ ही नहीं। आइए जानते हैं कैसे। भागीरथी नदी के किनारे नवाब व अंग्रेजी सेनाओं के बीच इसका युद्ध हुआ, ठीक है। और उस टाइम अंग्रेज सेनापति ऑब्वियस सी बात है रॉबर्ट क्लाइव था, और नवाब की सेना का सेनापति मीर जाफर था। यहां नवाब कर जाते हैं चूक। आपने पहले भी पढ़ा कि मीर जाफर की अपनी मंशा थी और उसी को बना दिया सेनापति। तो मीर जाफर क्लाइव से मिल गया, ये तो उसने करना ही था। उसने नवाब को वापस राजधानी भेज दिया। उसने नवाब को कहा मैं डील कर लूंगा पूरी युद्ध, आप वापस राजधानी जाइए। और यहां नवाब ने कर दिया मिस्टेक। नवाब यानी नवाब सिराजुद्दौला। अब मीर मदान व मोहनलाल तथा फ्रांसीसी, ये याद रखिएगा आपकी, मीर मदान, मोहनलाल और फ्रांसीसी टुकड़ी नवाब की तरफ से स्वामी भक्ति से लड़े। बस ये तीन लोग थे, एक मीर मदान, एक मोहनलाल और फ्रांसीसी टुकड़ी द्वारा भेजी गई जो सेना थी वो नवाब के तरफ कृतज्ञ थी। बाकी इस पूरे युद्ध में सिर्फ धोखा ही था। सिराज को बंदी बनाकर हत्या कर दी गई तथा मीर जाफर अगला नवाब बना। हुआ यूं कि इन्होंने आधी सेना ही खरीद ली बीच में। जो धनी सेठ थे, धनी सेठों के पैसे से और अपने डिप्लोमेटिक स्किल से सेना ही बीच में मुकर गई और रिवर्स हो गया। युद्ध हुआ भी नहीं और सिराजुद्दौला हार भी गया। और सिराजुद्दौला जो वापस जा रहे थे उसको बंदी बना लिया गया, हत्या कर दिया गया और मीर जाफर को अगला नवाब बना दिया गया। ऑब्वियस सी बात है, ये इसकी मंशा थी। प्लासी का युद्ध युद्ध ना होकर, देखिए यहां पर प्लासी के युद्ध के बारे में बहुत महत्वपूर्ण बात कही जा रही है कि प्लासी का युद्ध युद्ध न होकर विश्वासघात मात्र था। जैसा कि के.एम. पणिक्कर कहते हैं, यह एक सौदा था जिसमें बंगाल के धनी सेठों तथा मीर जाफर ने नवाब को अंग्रेजों के हाथों बेच डाला। आपकी सेना का नेतृत्व कर रहा है मीर जाफर, जो खुद सत्ता का लोभी है, और जो धनी सेठ जो मैंने आपको ऊपर नाम बताए थे उन्होंने मिलकर नवाब को अंग्रेजों के हाथे बेच डाला। अब जब गद्दी पर विराजमान हो गया मीर जाफर, तो आइए देखते हैं मीर जाफर के टाइम में क्या हुआ। अंग्रेजों का यह कठपुतली था। मीर जाफर को पॉपुलरली कहते हैं रॉबर्ट क्लाइव का गीदड़, यानी कि चालाक बहुत था मीर जाफर, पर ये रॉबर्ट क्लाइव के तरफ से चालाकी करता था, इसीलिए इसे रॉबर्ट क्लाइव का गीदड़ भी कहा जाता है। इसने अंग्रेजों को कलकत्ता के समीप 24 गांव की जमींदारी से पुरस्कृत किया और क्लाइव को 2,34,000 पाउंड की निजी भेंट दी। यानी क्लाइव और इसके संबंध बहुत मधुर थे। 1760 ईस्वी में मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया गया। इसे शांतिपूर्ण क्रांति कहते हैं। अब देखिए हुआ क्या, जब इतना अच्छा था मीर जाफर तो उसे हटाया क्यों क्लाइव ने। देखिए अंग्रेजों की नीति थी किसी को इतना डोमिनेंस करने नहीं देना है कि बाद में उन्हीं पे भारी पड़ जाए। अब इसके बदले मीर कासिम ने क्या किया, मीर कासिम ने बर्दवान, मिदनापुर और चटगांव के जिले अंग्रेजों को दे दिए। सिलहट के चूने के व्यापार में कंपनी का आधा भाग होगा। देखिए यह सवाल पूछा गया है कि सिलहट के चूने के व्यापार में कंपनी का आधा भाग किसने दिया था, तो यह दिया था मीर कासिम ने, माफ कीजिएगा मीर जाफर ने। अच्छा, दक्षिणी अभियानों के लिए कंपनी को 5 लाख रुपए देगा, ठीक है। तो मीर कासिम ने ये 2-3 चीज किया। दक्षिणी अभियानों के लिए कंपनी को 5 लाख रुपए दिए, सिलहट के चूने के व्यापार दिए, बर्दवान, मिदनापुर और चटगांव के जिले दिए। ये 3 काम किए मीर जाफर ने। अब आते हैं मीर कासिम के एग्जैक्टली टाइम पीरियड पे हुआ क्या था। देखिए मीर कासिम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि मीर जाफर ने दिए अंग्रेजों को सब कुछ, लेकिन राजधानी वो मुर्शिदाबाद से मुंगेर लेके चला गया। अब ऐसा इसने क्यों किया, देखिए मीर कासिम को पता था अगर अंग्रेजों के कंट्रोल वाले एरिया में रहेंगे तो उन्हें राज करने में और कंट्रोल करने में मुश्किल होगी। तो उन्होंने क्या किया, मुर्शिदाबाद से राजधानी मुंगेर कर लिया। सेना को यूरोपीय पद्धति पर, उसने देखा था सेना को यूरोपीय पद्धति पर लड़ते, तो उसने सेना को यूरोपीय पद्धति पर पुनर्गठन किया तथा गुरगीन खान नामक अर्मेनियाई के नियंत्रण में रखा। यानी गुरगीन खान आर्मी को ट्रेनिंग दे रहा था मीर कासिम की आर्मी को। और मुंगेर में उसने ही शुरुआत की थी तोड़ेदार बंदूकों व तोपों के कारखाने के स्थापना की। मुंगेर आज भी इसके लिए फेमस है। तो मुंगेर में तोड़ेदार बंदूक व तोपों के कारखाने की स्थापना की। राज्य में प्रशासनिक सुधार किए यथा अंग्रेजी हस्तक्षेप को कम किया। ये जो अंग्रेजी हस्तक्षेप को कम करना है, ये बहुत बड़ी मुसीबत का कारण बनेगा मीर कासिम का। राजस्व सुधारों के तहत अधिकारियों से बिजरी जमा नामक कर वसूल किया। याद रखिएगा खिजरी जमा, माफ कीजिएगा खिजरी जमा नामक
कर को वसूल किया, दस्तक के दुरुपयोग को रोकने का प्रयास किया तथा भारतीय व्यापारियों से भी सभी आंतरिक कर हटा दिए। इस बात पर अंग्रेजों से मतभेद बढ़े तथा इसी का परिणाम था बक्सर का युद्ध। यानी कि मीर कासिम के तरफ से जो बक्सर का युद्ध का कारण था वो ये था। और बक्सर युद्ध से पहले अब हुआ यह कि बक्सर के युद्ध से पहले मीर कासिम करवा, गिरिया व उद्योनला के युद्ध में पराजित होकर अवध भाग गया, यानी इसने शरण ले लिया अवध में। अब आते हैं बक्सर का युद्ध। अब मीर कासिम गया हुआ है, जो बंगाल का नवाब उस टाइम था, अभी नहीं, अब ये भगोड़ा नवाब कहलाएगा। अवध में है शुजाउद्दौला और मुगल उस टाइम पे है शाह आलम द्वितीय, ये मुगल बादशाह है। इन तीनों ने कंबाइन आर्मी बनाई और इनकी भिड़ंत होती है अंग्रेजों के अगेंस्ट। और अंग्रेजों के सेनापति उस टाइम है हेक्टर मुनरो। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट और युद्ध है, इसका नाम है बक्सर का युद्ध। ये 22 अक्टूबर 1764 में। और बक्सर दोस्तों बिहार का एक भाग है अभी, ठीक है। उस टाइम बंगाल प्रोविंस के अंदर सब आता था, लेकिन अभी ये बिहार का भाग है। युद्ध के दौरान ही शाह आलम अंग्रेजों से मिल गया, यानी कि ये तो निगेटिव हो गया पहला ही पॉइंट। दूसरा, अंग्रेजों की जीत हो गई, ऑब्वियस सी बात है। अंग्रेजों की जीत हुई तो मीर कासिम भाग गया और 1777 में दिल्ली के समीप कहीं अज्ञात अवस्था में उसकी मृत्यु हो गई। यानी कि हेक्टर मुनरो ने हराया ही नहीं, पूरे के पूरे इस यूनिटी को तितर बितर कर दिया। मीर कासिम भाग गया। रॉबर्ट क्लाइव, एक्चुअली 1760 में रॉबर्ट क्लाइव वापस इंग्लैंड चला गया था, लेकिन वो वापस लौटा तथा शाह आलम व शुजाउद्दौला के साथ इलाहाबाद की संधियां संपन्न की। यानी यहाँ दो संधि होंगी, ये आप जरूर याद रखेंगे। जो इलाहाबाद की प्रथम संधि होती है वो होती है 12 अगस्त 1765 को। ये शाह आलम यानी मुगल बादशाह के साथ होती है उस टाइम के। और कंपनी को उस टाइम बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई। ये जो एक पॉइंट है ना, यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो कंट्रोल था वो अब धीरे धीरे अंग्रेजों के हाथ में आना शुरू हो गया, क्योंकि बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दीवानी प्राप्त होना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और मुगल बादशाह को 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देकर वह इलाहाबाद तथा कड़ा के जिले दे दिए गए। जो इलाहाबाद और कड़ा पहले शुजाउद्दौला के अंदर था, अब वो मुगल के अंदर आ गया। और द्वितीय संधि जो है, ये दोनों डेट आप याद रखेंगे। इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 ईस्वी को हुई। इसमें क्या हुआ, ये शुजाउद्दौला यानी अवध के नवाब के साथ इन्होंने किया। शुजाउद्दौला से इलाहाबाद व कड़ा के जिले लेकर मुगल बादशाह को दे दिया, ये आपने पहले भी देखा। और शुजाउद्दौला पर 50 लाख रुपए का युद्ध हर्जाना थोपा गया। अवध की सुरक्षा का दायित्व अंग्रेजों ने ले लिया। इसके तहत अवध में अंग्रेजी सैनिक टुकड़ी रखी गई। इस प्रकार अवध अंग्रेजों के लिए बफर स्टेट बन गया। बफर स्टेट मतलब कोई भी अगर अगली टुकड़ी आती है, दूसरी टुकड़ी, और यहाँ अंग्रेज हैं और यहाँ अवध है, तो पहले अवध में जो सैनिक है वो उनसे लड़ेंगे, बफर का काम करेंगे। और इस बफर स्टेट के कारण जो अंग्रेज हैं वो तैनात हो जाएंगे पहले से ही इस फ्रंट पे। तो इससे क्या होगी, इनकी सुनिश्चितता बढ़ जाएगी। और दूसरा, अवध पे इनका कंट्रोल भी रहेगा कि कहीं यहाँ से विद्रोह तो नहीं हो रहा है। तो बफर स्टेट का फायदा इन्होंने बनाने का फायदा लिया। अब देखिए, मीर जाफर को पुनः, अब मीर जाफर जो था जिसको हटा के मीर कासिम को बनाया गया था, पुनः इसे बंगाल का नवाब बना दिया गया। और मीर जाफर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र नजमुद्दौला अगला नवाब बना। इसने अंग्रेजों के साथ संधि करके अंग्रेजी संरक्षण प्राप्त कर लिया। क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन लागू किए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, द्वैध शासन, जिसके तहत दीवानी अधिकार कंपनी को तथा निजामत अधिकार नवाब के पास थे। और बदले में नवाब को 53 लाख रुपए प्राप्त करता था नवाब। देखिए, ये जो द्वैध शासन था, इसके बारे में एक स्टेटमेंट है कि यह अधिकार विहीन उत्तरदायित्व नवाब को था और उत्तरदायित्व विहीन अधिकार, देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जिस अधिकार में, वो मिला नवाब को, और जिसमें पैसा था और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी वो मिला कंपनी को। और अंग्रेज इसमें ऑब्वियसली माहिर थे, और ऊपर से रॉबर्ट क्लाइव। देखिए, प्लासी के युद्ध में बंगाल में अंग्रेजों की शक्ति को सुदृढ़ किया तथा बक्सर ने उत्तरी भारत में तथा अब वे समस्त भारत पर दावा करने लगे थे। ठीक है। इसके पश्चात मराठों तथा मैसूर ने कुछ चुनौती देने का प्रयत्न किया। देखिए, ऐसा नहीं है, मराठों ने, आप आगे पढ़ेंगे, मराठों और मैसूर ने चुनौती देने का प्रयत्न किया, लेकिन भारत की
जो दास्ता थी ना अब वो स्पष्ट हो गई थी, केवल समय का प्रश्न था और कुछ नहीं। धीरे धीरे भारत कंट्रोल में आ ही रहा था ब्रिटिशर्स के। और बक्सर का युद्ध भारतीय इतिहास में निर्णायक सिद्ध हुआ। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, चार युद्ध के नाम दिए जाते हैं और बोला जाता है कौन सा ऐसा युद्ध है जो भारत के इतिहास में अंग्रेजों के लिहाज से निर्णायक साबित हुआ। तो ये था बक्सर का युद्ध। और जो मुबारक उद्दौला था, ये बंगाल का अंतिम नवाब था। ये याद और फैक्ट के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं ब्लैक होल की घटना। अब वापस आपको लिए चलते हैं जिस घटना का मैंने आपको चर्चा किया था कि इंडियन हिस्ट्री में इसे पढ़ाया जाए या ना पढ़ाया जाए, लेकिन बाहर के देशों में भारतीय इतिहास के संदर्भ में इसे कूट कूट कर पढ़ाया जाता है, क्योंकि यहां से, और इसे इसलिए पढ़ाया जाता है, यहां क्रूरता दिखाई जाती है सिराजुद्दौला की। क्या हुआ था 20 जून 1756 को, इसे वो लोग ब्लैक होल की घटना कहते हैं। 20 जून 1756 ईस्वी को कलकत्ता पर अधिकार के बाद 146 अंग्रेजों को 18 फुट लंबे व 14 फुट चौड़े कमरे में बंद कर दिया गया। अगले प्रातः उनमें से केवल 23 लोग ही जीवित बच पाए। यानी दम घुटने के कारण इतने छोटे से कमरे में इतने लोगों को जमा करने के कारण बहुतों की मृत्यु हो गई, जिसमें सिर्फ 23 लोग ही जीवित बच पाए। जीवित रहने वालों में हॉलवेल नामक एक अंग्रेज भी था, जिसे इस घटना का रचयिता माना जाता है। लेकिन अगर इसकी सत्यता पे बात करें कि हालांकि घटना की विश्वसनीयता संदिग्ध है, परंतु अंग्रेजों ने घटना को आगे के आक्रामक युद्धों का कारण बनाए रखा। मतलब जो अंग्रेजी सिपाही थे, जो विद्रोह में लड़ने जाते थे, जो भारतीयों के विरुद्ध लड़ते थे, उनको ये घटना अवश्य सुनाई जाती थी, ताकि भारतीय जो नवाब है उसके द्वारा की गई क्रूरता उन्हें दिखाई दे। लेकिन इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि इस घटना का ऐसा ही स्वरूप था, ये आज भी संदेहास्पद है। लेकिन अगर हम गौर से देखें तो अंग्रेजों ने ऐसी कई घटनाएं भारतीयों के साथ की, लेकिन उनको वो नज़रअंदाज करते चले गए। लेकिन हॉलवेल ने इस घटना को इतने गूढ़ता से लिखा है कि आज भी भारतीय इतिहास विदेशों में इस घटना की चर्चा जरूर करता है। तो चलिए, आज के लिए सिर्फ हम बंगाल पढ़ते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो आप इसे रिवाइज करें, एक बार पढ़ें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, रिवाइज करते रहें। जय हिंद, नमस्कार।